लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया, जहां पर हम लोगों ने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कन्वर्जन और रेट ऑफ रिएक्शन की बात की। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए जो स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं CSIR नेट के अंदर और गेट के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था कि आखिर किस तरीके से हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने वाले हैं, और हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री कंसेप्ट को भी वहाँ पर पढ़ा था। वहाँ पर हमने बात की थी अगर आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर 2-3 प्रोडक्ट होते हैं, 2-3 रिएक्टेंट होते हैं और 2-3 क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जिस रेट से आपका रिएक्टेंट घट रहा है उसी रेट से आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है। हम लिखते हैं उसको एज वो लगता है लिखा हुआ कि आपका जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा है उसी रेट से आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है हर एक स्पीसीज़ के लिए, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो। हमने वहाँ पर बात की थी कि स्टोइचियोमेट्री केस के अंदर आपका रिएक्टेंट के केस के अंदर आपका स्टोइचियोमेट्री नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट केस के अंदर आपका स्टोइचियोमेट्री पॉजिटिव होता है। इन सब चीज़ों की हमने वहाँ पर बात कर ली थी। अगर मैं आपको कोई केमिकल रिएक्शन लिख के दूँ यहाँ पर A प्लस में 2B gives 3C, तो आप लोगों को लिखना आता है कि आप किस तरीके से इसको रेट को लिख सकते हो। आप लिख सकते हो माइनस के 1/1 dA/dt इक्वल टू क्या, माइनस का 1/2 dB/dt इक्वल टू क्या, इक्वल टू प्लस का 1/1 dC/dt। आपको इस तरीके से इसको लिखना आता है। और हमने वहाँ पर लिखा था कि आपका जो रेट होता है ये आपका इक्वल्स टू होता है K इंटू में A⁻⁴ B⁻⁵ अब ये चीज़ कहाँ से निकल कर आई, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आपका जो रेट है वो K इंटू में A⁻⁴ B क्यों है, कैसे बन के आया इस चीज़ को, और उसके अंदर जो आपका स्मॉल a और स्मॉल b है वो क्या होते हैं, आपका जो रेट कॉन्स्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आखिर क्या होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोग 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले इसकी, आखिर स्टेटमेंट क्या कहती है हमें। तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल्स टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, जितने भी आपके पास रिएक्टेंट है रिएक्शन के अंदर उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर, और हर एक कंसंट्रेशन के ऊपर आपको पावर लगानी है इक्वल टू देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इसका मतलब हुआ। ये क्या होता है हमारे पास, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। तो बेसिकली क्या कह रहा है हमें, मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव वर्ड को क्यों यूज़ करते हैं, इसकी बात करेंगे जब हम लोग थ्योरीज को पढ़ेंगे कि आखिर इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है और कंसंट्रेशन क्या होती है। आप लोग न्यूमेरिकल के टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन को ही लेकर चल सकते हो, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर अगर हम लोग एग्जैक्ट स्टेटमेंट बात करें तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन का ही यूज़ करना चाहिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, कि थ्योरीज में वहाँ पर बात आएगी आखिर कंसंट्रेशन क्या होती है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है। तो अगर मैं आपको कोई भी जनरल रिएक्शन दे देता हूँ 2A + B गिव्स 3G, अगर आपके पास ये कोई भी जनरल रिएक्शन है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, आपके पास A और B है, तो आपको क्या करना है, उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। तो आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ A लिया, कंसंट्रेशन ऑफ B लिया, एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल्स टू देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए जैसे कि A के ऊपर आप A लगाओगे, B के ऊपर आप B लगाओगे, यहाँ पर जो आपका A निकला ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू A, ये जो आपका B है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू B। अगर मैं बात करूँ कि टोटल ऑर्डर क्या निकलेगा रिएक्शन के लिए, तो टोटल ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल ऑर्डर आपके पास हो जाएगा रिएक्शन का A प्लस में B। अगर मैं खाली A की बात करूँ तो A आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू A, B की अगर बात करूँ तो B आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू B।
टोटल ऑर्डर हो जाएगा आपका A प्लस में B। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल बातें आपको पता है। इसके अंदर जो आपका यहाँ पर K लगाते हो, उसके बाद आपने जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसको हटा के क्या लगाया, आपने यहाँ पर किसी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया और इस कांस्टेंट को आप बोलते हो रेट कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट आप बोलते हो इस कांस्टेंट को। तो हमने बात की यहाँ पर जो आपका रेट लो होता है वो रेट इक्वल टू क्या हुआ, K इंटू में A रेज टू द पावर A B रेज टू द पावर B। A और B आपका क्या रहा, A और B आर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड B रेस्पेक्टिवली। और जो आपका यहाँ पर K है ये क्या है, K आपका है रेट कांस्टेंट। तो इनको पढ़ते नीचे इनके बारे में कुछ क्या आपके A और B होते हैं। तो A और B मे नॉट बी इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी आपको पता है। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो वो A और B के बराबर होगी, कोफिशिएंट के बराबर होगी। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हुई तो आपका A और B आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा और उस केस के अंदर आपका A और B रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता है। उसके बाद आप कह रहे थे कि A और B आर कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। जो आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर जो आप रेट को लिखते हो, जो आप A और B को यूज़ करते हो, A रेज टू द पावर A, जो आप पावर के अंदर A और B को यूज़ करते हो, उसको आप कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करते हो। इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफाई करेगा, अगर उसने वहाँ पर स्पेसिफाई किया आपको कि ये आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो वहाँ पर आप लोग पावर के अंदर जो आपका A है उसको आप A के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके बराबर में रख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको बोलता है कि अभी कोई रिएक्शन है 3A=4 B गिव्स 2C, अगर आपको बोल दे कि ये रिएक्शन आपकी कैसी है, ये रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री है, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपकी रिएक्शन कैसी है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो आपका रेट है वो क्या होगा, रेट आपका होगा रेट कौन सा है इनटू में A रेज टू द पावर क्या 3। अब यहाँ पर जो ये A की वैल्यू छोटा है जो आपका यहाँ पर लगाते हो आप, उसकी वैल्यू A के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी इन केस अगर आपके पास जो रिएक्शन है वो आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन हो। लेकिन अगर ये आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एक स्मॉल a है ये A3 के बराबर हो, A3 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी पड़ती है और इसकी वैल्यू फ्रैक्शंस के अंदर भी आ सकती है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले भी हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन A एंड B इक्वल्स टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसकी बात भी हम लोग अभी कर चुके हैं। अब बात करते हैं जो मैंने अभी बोला है आपको, उसको मैंने यहाँ पर छोटा लिख दिया। फॉर जनरल रिएक्शंस 2A + B = 3C। मान लो कोई भी आपके पास एक जनरल रिएक्शन है, इसके अंदर आप लोग रेट को क्या लिखते हो, -1/2 dA/dt, -1/2 dA/dt, -1/1 dV/dt इक्वल टू क्या, +1/3 dC/dt। ये प्लस का क्यों लगा, क्योंकि आपका स्टोइचियोमेट्री प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव लगा। आप बस बोलते हो कि आपका प्रोडक्ट टाइम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो गया, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, रियलिटी में जो आपका स्टोइचियोमेट्री होता है प्रोडक्ट केस के अंदर वो आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको बस एक इक्वेशन याद होनी चाहिए। पेपर के अंदर तो वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्वेश्चन जो आप टिक लगा रहे हो, जो आप आंसर टिक लगाओगे वो आंसर आपका ठीक होना चाहिए। तो आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, कैसे भी आप इसे याद कर सकते हो। 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको इक्वेशन याद भी है। उसके बाद आप इसको इक्वल टू बोल सकते हो किसके बराबर, K इंटू में A रेज टू द पावर A B रेज टू द पावर B। ये मैंने कहाँ से लेकर आया, ये मैं लेकर आया लॉ ऑफ मास एक्शन से, लॉ ऑफ मास एक्शन से। इस चीज़ को मैंने कहाँ पढ़ा था, जो आपके यहाँ पर लिखी हुई है, इसको मैंने पढ़ा था जब मैं स्टोइचियोमेट्री के कंसेप्ट को पढ़ रहा था। वहाँ पर मैंने देखा था कि आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है। वहाँ से आपने देखा था कि आखिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हमने वहाँ से कैसे निकाला था, पहले आपने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाला, उसके बाद आपने क्या निकाला, उसके बाद आपने रेट ऑफ कन्वर्जन निकाला, रेट ऑफ कन्वर्जन से आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला और उस रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन जो आपने रेट निकाला उन दोनों को आपने इक्वल रख दिया और आपके पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। तो आपको ये लिखना आना चाहिए किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री है तो 2A + B, अगर आपके पास ये सेम रिएक्शन आपको एलिमेंट्री गिवन है, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपके पास जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो आप उसे एलिमेंट्री नहीं ले सकते, आप उसको नहीं लेना है। तो अगर आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री होगी तो वो उसको अलग से स्पेसिफाई करेगा। अगर इसने बोल दिया कि आपके पास रिएक्शन जो एलिमेंट्री है तो आपका रेट बराबर हो जाएगा -1/2 dA/dt, इतना पोर्शन आपका सेम रहेगा, इक्वल टू क्या, K इंटू में A रेज टू द पावर 2 B रेज टू द पावर 1। इस केस के अंदर जो आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A है वो बराबर हो जाएगा इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, 2 के बराबर हो गया। जो B के है वो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर ये 1 के बराबर इसका हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो गेट के अंदर आ चुके हैं। गेट 1998 का क्वेश्चन है और 1998 का पुराना क्वेश्चन है, गेट के अंदर आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चंस को भी। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस को वो पूछता है। मैं गेट के क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ आपको क्योंकि अगर आपका कोई कंसेप्ट गेट के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है
तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अब नेट के अंदर भी आपसे पूछ लिया जाएगा। और अगर आप एनालिसिस करो पिछले 5-6 साल के पेपर को आप देखो नेट के, और उससे पिछले 5 साल के पेपर आप गेट को देखो, तो आप चेक कर आप इस चीज़ को सोचना कि जो कंसेप्ट आपसे गेट के अंदर पूछा है, मान लो उसने फरवरी 2017 में कोई क्वेश्चन गेट के अंदर पूछ लिया, तो वो कंसेप्ट वो यूज़ करता है किसके अंदर, 2017 जून के नेट के पेपर के अंदर, और वो दिसंबर वाले 2017 के अंदर भी उसी कंसेप्ट को यूज़ करता है। फिर नेक्स्ट ईयर गेट के एग्जाम के अंदर कोई एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, उसको फिर नेट वाले यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों को नेट की तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर के नेट के क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कंसेप्ट तो वो क्वेश्चन तो रिपीट होने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप वो भी करो, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो उसके लिए भी आपकी स्पीड अच्छी होती है। लेकिन आपको गेट के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि अक्सर नेट के अंदर जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं वो गेट के अंदर 1-2 साल पहले यूज़ हो चुके होते हैं। तो गेट के तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं अगर आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो जितना हमने पढ़ा है उसके अंदर से 3-4 क्वेश्चन हमने कल किए काइनेटिक्स के, 1-2 क्वेश्चन आज कर लेंगे। तो काइनेटिक्स के किसी भी पार्ट को हल्के में मत लेना, क्वेश्चन हर एक पार्ट से आता है। भले ही आप इस पार्ट को 12th क्लास से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी ये एनटीए वाले ये सोच के बैठे हुए हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं आती। तो आपको ये चीज़ें आती हैं और आपको इससे अभी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। छोटी छोटी गलतियां इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोग प्लस माइनस या फिर स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो उसको ऊपर नीचे लिखकर कुछ गलती कर सकते हो, वो गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन को इसको भी पूरा टाइम देना है, पूरी रिस्पेक्ट देनी है क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है तो मन मन में कैलकुलेशन की और आप आंसर को टिक लगा कर आ गए, वहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हो तो हर एक क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करो। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो अच्छा क्वेश्चन ही पूछा गया है, उसको पहले अच्छा मानो और उस क्वेश्चन को कर देखो, जो आपका आंसर निकल कर आया है उसको मैच करो कि वो आंसर सही है या गलत है। किसी भी टॉपिक को हल्के मत लो और किसी भी टॉपिक को ज़्यादा हार्ड मत समझो। अगर आपको टॉपिक आता है तो वो टॉपिक इजी ही है, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस ही आएगा। तो चलिए अब लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपसे गेट के अंदर पूछे गए हैं, सिर्फ इन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आज, इन क्वेश्चंस को आप लोग करके देखिए। अगर आपको नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं, बहुत बेसिक पार्ट से उठाए हुए हैं, बहुत बेसिक पार्ट जो काइनेटिक्स का है वहाँ से इन क्वेश्चन को उठाए गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को करके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है और साथ ही साथ आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं कि आपका dN2/dt क्या है, dH2O/dt क्या है, dNO/dt क्या है और d माइनस का dH2/dt क्या है। उसके बाद रिलेशन पूछा कि आपका K1, K2, K3 और K4 के अंदर रिलेशन क्या होगा। तो आपको बेसिकली इस टाइप के एक्सप्रेशन को लिखना है। उसके बाद आपको इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको कॉमन चीज़ें काट देनी है। आपका K1, K2, K3, K4 के अंदर रिलेशन निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कर देखिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इस क्वेश्चन को करा दूंगा। तो अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है टीपर के अंदर आ चुका है। क्या क्वेश्चन आपके पास, द कंबशन ऑफ इथेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है 2C2H6 + 7H2 gives 4CO2 + 6H2O। और ये क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन रिएक्शन। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इथेन इज 7 टाइम्स फास्टर देन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O2। अब इस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आप कैसे करोगे, पहले आपको रिलेटिव रेट निकलना पड़ेगा कि आखिर इन स्पीसीज के बीच में जो आपका रेट होता है वो किस तरीके से एक दूसरे से वेरी करता है। तो वो चीज़ तो आपको पता ही है। क्या लिख सकते हो आप इस रिएक्शन के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लिख सकते हो इसको कि 1 माइनस का 1/2 d ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू क्या, माइनस का 1/7 d ऑफ O2/dt इक्वल टू क्या, प्लस का 1/4 d ऑफ CO2/dt इक्वल टू क्या, प्लस का 1/6 d ऑफ H2O/dt। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ कंपेयर करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है तो भी आप इसको इजीली कर दोगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इथेन, यानी कि माइनस का d ऑफ इथेन C2H6, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है 7 टाइम्स फास्टर, इज 7 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ D2। ये 7 टाइम फास्टर है तो क्या ये बराबर आएगा इसके, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पर तो आपका 2/7 के बराबर आ जाएगा, ये 2/7 के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 टाइम्स दिया गया तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इस तरीके से आपको बाकी के स्टेटमेंट भी चेक करनी है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो हल्के में आपको कोई भी पार्ट नहीं लेना है।
ये क्वेश्चन टिफर में आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये आपके पास जो है, ये क्वेश्चन गेट के अंदर आया था, वाला क्वेश्चन गेट के अंदर आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना 90s के अंदर आया था, ये भी शायद 1998 का ही क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 2a + b गिव्स c + 2d विच इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है, एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू b, देन द रेट इज, तो आपको सीधा रेट लिखना है। रेट क्या है आपका, रेट इज टू क्या होता है k इंटू में a रेज टू द पावर a लिखते हो, b रेज टू द पावर क्या लिखते हो, b लिखते हो। यहाँ पर a क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या गिवन है आपको 1 गिवन है, तो यहाँ पर आपकी पावर 1 हो जाएगी। बी के रिस्पेक्ट में भी आपको 1 गिवन है, तो यहाँ भी आपकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या निकल के आ गया, के इंटू में ए इंटू में बी, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको गलतियाँ नहीं करनी है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अब एक कंसेप्ट को और सीखते हैं किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस कंसेप्ट के ऊपर भी आपके पास 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, गेट के अंदर भी आ चुका है और नेट के अंदर भी आ चुका है। उन क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग चेंज लिख सकते हैं। अगर आपको कंपोजिट रिएक्शन दी गई हो, यानी कि 4-5 रिएक्शन दी गई हो, पूरे स्टेप वाइज रिएक्शन दी गई हो, तो उस केस के अंदर आपको रेट ऑफ चेंज लिखना है, तो किस तरीके से आप उसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन को ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3 रिएक्शन लिए, तीनों मैंने क्या लिए हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन लिए। मैंने क्या लिए हैं, 3 रिएक्शन लिए। जनरली आपको पेपर के अंदर वो 2 या रिएक्शन देगा, उनमें से एक ही रिवर्सिबल होगी, या 3 देगा, उनमें से क्या होगी, एक ही रिवर्सिबल होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स केस लेकर चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर 3 रिएक्शन ले ली, तीनों की तीनों मैंने यहाँ पर क्या ले ली, रिवर्सिबल ले ली। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बन गई तीनों रिवर्सिबल लेने के बाद, ये आप समझ जाओगे जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँगा। तो आपके पास यहाँ पर रिएक्शन क्या है, a + 2b गिव्स, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है c + 2d। तो इन सामने वाले का क्या है, रेट कांस्टेंट k1 है, रिवर्सा क्या है k-1 है। सामने वाले का k1 है, रिवर्सा क्या है k-1 है। तो ये इसका रेट कांस्टेंट भी आपको गिवन है। उसके बाद ये जो c बनी है आपकी, इस c को आपकी डायरेक्ट आगे फिर रिएक्शन हुई है, p + b बना, ये जो p + b बना है p + 2b से आपकी फिर से रिएक्शन हुई है। तो 3 टाइप के यहाँ पर रिएक्शन। और आपसे क्वेश्चन के अंदर मान लो पूछ ले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ dB/dt क्या है, तो आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ये क्वेश्चन आपसे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं नेट के अंदर। 2015 के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपको जितनी भी रिएक्शन दी गई होती है उनको आप अलग अलग तरीके से करो। ये कंसेप्ट जो बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले, जब हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हम इन्हीं चीज़ों को बार बार करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद तो हम इसको डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे, कैसे हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी जस्ट आपने करंट इसको शुरू किया है, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको प्रॉपरली जैसे करते हैं इस चीज़ को, प्रॉपरली आपको स्टेप को ब्रेक करना है। dp को लिखना है, dB/dt पहले स्टेप के लिखना है, सेकंड के लिखना है, थर्ड के लिखना है, और फिर उसके बाद टोटल करना है आपको dB/dt कैसे निकालते हो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आप रिएक्शन को देख के बता दोगे कि आपका dB/dt क्या है। लेकिन वो आप देखते तब बताओगे जब आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ को लिखने की, तो आपको पूरा खोलकर ही लिखना है और इस तरीके से ही प्रैक्टिस करो, ताकि जब हम लोग वहाँ तक पहुँचे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन तक जब हम वहाँ तक पहुँचे, तो आपको पता चल जाए किस तरीके से हम लोग इसको लिख रहे हैं। वहाँ पर आपकी छोटी छोटी गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे, अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो आपको रिएक्शन को ब्रेक करना है छोटे छोटे स्टेप के अंदर। तो पहले जो रिएक्शन आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन आपकी ब्रेक होगी 2 रिएक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आपकी दूसरी है, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी आपकी 2 में ब्रेक होगी, एक फॉरवर्ड के अंदर और एक बैकवर्ड के अंदर। तीसरी भी आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसकी भी क्या होगी, 2 में ब्रेक होगी, फॉरवर्ड के अंदर और बैकवर्ड के अंदर। चलिए ब्रेक कर देते हैं इसको। तो पहले आपने क्या लिखा, पहले आपने लिखा पहले वाले की फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या होगी आपके पास a + 2b गिव्स c + 2d। उसके बाद आपने पहली ही रिएक्शन की जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको लिख दिया, वो क्या होगी, यहाँ से बैकवर्ड जाओगे तो क्या होगी, c + 2d गिव्स 2a 2b + a, तो ये होगी इसकी बैकवर्ड रिएक्शन। तो आपने ये बेसिकली दोनों क्या है, आपकी पहली रिएक्शन है, ये होगी आपकी फॉरवर्ड वाली, ये होगी आपकी बैकवर्ड वाली। फॉरवर्ड वाले के लिए रेट कांस्टेंट k1 दे रखा था, बैकवर्ड वाले के लिए दे रखा था k इनवर्स आपका बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट दे रखा था। उस तरीके से आपने सेकंड वाली को ब्रेक कर दिया। फॉरवर्ड को आपने अलग तरीके से लिख दिया, c गिव्स p + b k2, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। रिवर्स को आपने लिख दिया p + b k-2, यानी कि k-2 होगा मेरा बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट गिव्स c। तो ये रिएक्शन जो आपकी फॉरवर्ड के अंदर जा रही है, ये रिएक्शन जो आपकी इसी को बैकवर्ड करके, लेकिन मैंने इसको अलग से लिख दिया इसको, और आपको इसको अलग से ही लिखना है। अगर आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल में है तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन 2 के अंदर टूटेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई रिएक्शन सिर्फ सिंगल एक ही साइड में दे रखी है, एक डायरेक्शन के अंदर दे रखी है, तो उसको आपको एक के अंदर ही लेना है। तो उसके बाद ये आपके पास थर्ड रिएक्शन है, ये भी आपके पास रिवर्सिबल थी, इसको भी आपने 2 में ब्रेक कर दिया। ये आपकी फॉरवर्ड वाली है और ये आपकी बैकवर्ड वाली रिएक्शन है।
फॉरवर्ड के लिए आपका रेट कांस्टेंट K3 था, बैकवर्ड के लिए आपका K माइनस का 3 था। तो आपने इस तरीके से इन चीज़ों को लिख दिया। उसके बाद आपको यूज़ करना है रिलेटिव रेट का। आप किस तरीके से रिलेटिव रेट को लिखते थे हर एक स्पीशीज़ के लिए, आपको उसको लिखना है। लिखना तो आपको आता है, वो चीज़ आपने पढ़ ली है। तो कैसे लिखते थे इसका, माइनस का DA/dt माइनस का DA/dt माइनस का 1/2 dB/dt इक्वल टू क्या, प्लस का dC/dt इक्वल टू क्या, प्लस का 1/2 dD/dt। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ये चीज़ आपको लिखनी आती भी है। फिर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ किया, आपने इसको बराबर कर दिया K1 इंटू में A⁻1 B⁻2। अब आप पर इसको दिया गया है कि आपको एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने के बाद जो आपकी रिएक्शन बनकर आती है उसको आप एलिमेंट्री कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे ही आपने इसको एलिमेंट्री कंसीडर किया तो जो आपने यहाँ पर इसका ऑर्डर था, आपने इस ए को किसके बराबर रख दिया, इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर रख दिया। कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर, इसका 1 था, तो आपने इसको यहाँ पर 1 के बराबर रख दिया। और बी का यहाँ पर 2 था, तो आपने इसको बी को 2 के बराबर रख दिया। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, हर एक रिएक्शन का आप लोग रिलेटिव रेट लिखोगे, उसके बाद उसको लॉ ऑफ मास एक्शन के बराबर लिखोगे। तो मैंने हर एक रिएक्शन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। डीसी के लिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 1/1 dC/dt इक्वल टू क्या, माइनस का 1/2 dD/dt इक्वल टू क्या, प्लस का 1/2 dB/dt इक्वल टू क्या, प्लस का 1/1 dA/dt। तो आपको इस तरीके से हर एक रिएक्शन के लिए लिखना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन की, यानी कि इस रिएक्शन की, तो ये आपके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ये आपके रिएक्टेंट है, तो रेट लॉ के अंदर, लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर की यही आएंगे। इस केस के अंदर आपके रिएक्टेंट क्या है, C+2D हैं। इसके अंदर क्या आएंगे आपके पास, इसके अंदर आपके पास C और D ही आएंगे। जो आप रेट कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हो, जो आपको गिवन है वही यूज़ करना प्लीज़। फॉरवर्ड के लिए K1 गिवन है, बैकवर्ड के लिए K इनवर्स गिवन है, तो आपने बैकवर्ड के लिए यहाँ पर K इनवर्स को यूज़ किया, फॉरवर्ड के लिए आपने K1 को यूज़ किया। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट वाले के लिए भी लिखना है, जो आपने सेकंड को ब्रेक किया है आपको सेकंड के लिए भी लिखना है, और आपको थर्ड के लिए भी इस तरीके से लिखना है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ लिख दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, किस तरीके से मैंने क्या चीज़ लिखी हुई है। प्लस माइनस की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको किसी भी कॉन्स्टेंट को लगाने में गलती नहीं करनी है। रिएक्टेंट के केस के अंदर आपको माइनस लगाना है, रिएक्टेंट के केस के अंदर आपको माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के केस के अंदर आपको पॉजिटिव लगाना है, प्रोडक्ट के केस के अंदर आपको पॉजिटिव लगाना है। मैंने हर चीज़ में की हुई है। इस केस में पी और बी आपके क्या है, रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर क्या लग गया, मेरा माइनस लग गया पी और बी में। और आपका सी क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर मेरा क्या लग गया, प्लस लग गया। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट, यहाँ पर क्या गिवन है, K इनवर्स 2 गिवन है, और आपके पास रिएक्टेंट के कंसिडरेशन हो, तो रिएक्टेंट इस केस के अंदर आपके पी और बी हैं। तो रिएक्टेंट अगर पी और बी हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर भी आपका पी और बी आएगा। छोटी छोटी गलतियां ही होती है, वो गलती आपको नहीं करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लोग नोट्स को ले लो, वहाँ पर देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसको लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, और आप खुद भी इस चीज़ को लिखकर देख लीजिए। उसके बाद वो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके से पूछता है, वो आपको रिएक्शन दे देगा, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन दे देगा, कुछ सीधी स्ट्रेटफॉरवर्ड रिएक्शन दे देगा, और कह देगा ये सारी रिएक्शन आपके पास कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। आपको क्या बताना है, आपको dB/dt बताना है कि आपका dB/dt क्या होगा। तो अब आपका देखो ध्यान से, जो आपका बी है वो तो इस रिएक्शन के अंदर भी है, बी तो आपका यहाँ पर भी है, और बी आपका यहाँ पर भी है। तो आपका dB/dt यहाँ से भी निकल कर आएगा, dB/dt आपका यहाँ से भी निकल कर आएगा, और dB/dt आपका यहाँ से भी निकल कर आएगा। बेसिकली आपने पहली रिएक्शन का 2 में ब्रेक किया तो दोनों जो आपका dB/dt निकल कर आएगा। तो 2 वैल्यू तो आपकी यहाँ से निकल कर आएंगी, 2 वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आएंगी, और 2 वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आएगी, यानी कि कुल मिला के आपके पास 6 वैल्यू हो गई dB/dt की। तो इन द एंड आपको उन 6 वैल्यू को ऐड करना है। तो कैसे आप लोग dB/dt को लिख सकते हो, उसको सीखते हैं कैसे आपको लिखना है। मान लीजिए आपने रिएक्शन को ब्रेक कर लिया, ब्रेक करना आपको आता है, उसने ब्रेक कर लिया आपने, उसके बाद आपने रिलेटिव रेट को सामने लिख दिया, वो करना भी आपको आता है। अब आपको लिखना है क्या, कि आपका dB/dt क्या है। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपका dB/dt कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ये रहा आपका dB/dt, ये रहा आपका dB/dt, ये रहा आपका dB/dt, इस वाले में भी आपका dB/dt है, यहाँ पर भी आपका dB/dt है, और यहाँ पर भी आपका dB/dt है। यानी कि हर स्टेप के अंदर आपका b था, अगर हर स्टेप में आपका b है तो हर स्टेप के अंदर आपके पास dB/dt भी होगा। तो पहले स्टेप के लिए आपका dB/dt क्या है। अब आपको किसको कंपेयर करना है, अब आपको कंपेयर करना है इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को। पहले वाले केस के अंदर आपका dB/dt क्या होगा, dB/dt आपका बराबर किसके हो जाएगा, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो dB/dt यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस भी यहाँ पर आएगा, तो क्या हो गया, माइनस का 2K1 a इंटू में रेज़ टू दी पावर 1 b इंटू में 2। तो ये आपका हो गया dB/dt पहले रिएक्शन से, पहले स्टेप से। तो इसको आप लोग लिख लो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइनस का 2K1
ए बी रेज टू दी पावर 2b। अब आपको इसी तरीके से हर एक स्टेप से आपको dv/dt उठाना है और वहाँ पर आपको उसको ऐड करते हुए चलना है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका dv/dt क्या होगा, 2 यहाँ से यहाँ पर आया, क्या हो गया 2 इंटू में k इनवर्स c रेज टू दी पावर 1 d रेज टू दी पावर 2, यहाँ पर प्लस के अंदर होगा तो यहाँ पर भी ये प्लस के अंदर हो गया, प्लस 2k1 2k इनवर्स c रेज टू दी पावर 1 d रेज टू दी पावर 2। स्टेप सी के अंदर आप देखो dv/dt आपका क्या है, k2 इंटू में c है, डायरेक्टली यहाँ पर कुछ है नहीं तो k2 इंटू में c कर दो, प्लस का k2 इंटू में c कर दो। स्टेप 3 के लिए क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में आपका dv/dt क्या है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर इधर की तरफ क्या आएगा, माइनस का भी आएगा, तो माइनस का k माइनस का 2 p इंटू में b, तो माइनस का k माइनस का 2 p इंटू में b। तो इस तरीके से आपको लिखना है, इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको प्लस माइनस की गलती यहाँ पर नहीं करनी है। सबको पता है कि आपको ये चीज़ आती है, आपको जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है उसको भी पता है कि आपको ये चीज़ आती है। आपको रिएक्शन कॉम्प्लेक्स इसलिए दी जाती है ताकि आप लोग बस प्लस माइनस की गलती कर दो और वहाँ से नेगेटिव मार्क्स को कमा लो। तो आपको नेगेटिव मार्क्स से बचना है, इन क्वेश्चंस को भी इक्वली रिस्पेक्ट देनी है और आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से टाइम लगाकर करना है, हर चीज़ को एक्सपेंड करके लिखो। ऐसा मत करने लग जाना कि आपको सीधा पता ही है कि यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ से तो आपका निकल कर आएगा 2k1 a इंटू में b। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो वो आप लिख सकते हो, अगर आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़े टाइम बाद डायरेक्ट लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन आपको डायरेक्ट लिखने से क्या फ़ायदा, आप 10 सेकंड में उसको लिख ही सकते हो किस तरीके से लिखना है, कम से कम आपकी एक्यूरेसी तो 100% होगी, नेगेटिव मार्क्स स्कोर करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, हर क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो ये आपके पास dv/dt निकल कर आएगा, आप लोग नीचे इसको खुद निकाल कर देखिए, नीचे नोट्स के अंदर नोट्स को निकालिए, वहाँ पर देखिए आपका dv/dt क्या निकल कर आ रहा है। अगर आपका इक्वल निकल कर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका इक्वल निकल कर नहीं आ रहा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा है उसके बेस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आपसे आए हुए हैं। तो 2015 के अंदर CSIR में नेट क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था, फॉर गिवन कंडीशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dv/dt। तो रिएक्शन आपको दो दी गई थी, इसके अंदर से एक तो रिवर्सिबल है और दूसरी आपके पास क्या है, सीधी फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो आपको इसको पता है किस तरीके से करना है, आपको रिवर्सिबल को 2 के अंदर ब्रेक करना है, फॉरवर्ड को एज इट इज लिखना है, उसके बाद आपको उसको एलिमेंट्री मानना है, एलिमेंट्री मान के आपको रिलेटिव रेट लिखना है, उसके बाद जो आपसे पूछा गया है उसको और लो ऑफ मार्क्स में जो रेट निकला है उसको कंपेयर करके आपको उसको डायरेक्टली लिख देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन करना है तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप लिखोगे फॉरवर्ड वाला लिख दिया आपने 2b, अब क्या करोगे आप इसको लिखो बैकवर्ड वाला, 2b से आप a में गए तो आपके पास कुल मिला के 3 रिएक्शन आएगी, 1 2 ये आपकी आ गई सिर्फ पहली वाली से। तीसरी आपको पहले से ही बनती क्या है, आपको b से गया k2 के अंदर, k2 कांस्टेंट दे रखा है और यहाँ पर c है, यहाँ पर आपको k1 दे रखा है, यहाँ पर क्या है k इनवर्स आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया है dv/dt क्या है। तो पहली रिएक्शन के अंदर ये आपको पता है क्या, आपका जो dA/dt होगा माइनस का इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 1/2 dv/dt होगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आपका k1 इंटू में a होगा, इंटू में आपका k1 इंटू में a होगा। तो पहली रिएक्शन से आपका जो dv/dt निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, dv/dt आपका निकल कर आया 2 इंटू में k1 इंटू में a, 2 इंटू में k1 इंटू में a। तो ध्यान दीजिए आपका ऑप्शन ए के अंदर भी नहीं है, स्टार्टिंग के अंदर 2 इंटू में k1 यहाँ पर भी नहीं है, तो इनको आप काट सकते हो। तो ये ऑप्शन तो आपकी गलत हो गया, यानी कि सही कौन कौन से हैं, ये दोनों आपके अभी तक सही हो सकते हैं। तो चलिए आप इसको यहाँ पर मार्क करके चलिए कि ये दोनों आपके सही हो सकते हैं, उनको तो आपने पहले से ही काट दिया। अब बात करते हैं स्टेप 2 के लिए। स्टेप 2 के लिए आपका dv/dt क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप माइनस का 1/2, स्टेप 2 के लिए आपके पास हो जाएगा माइनस का 1/2 dv/dt आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये k इनवर्स b रेज टू दी पावर 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका dv/dt क्या निकला, माइनस का 2 इंटू k1 b का स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू k1 b का स्क्वायर। इस वाले केस के अंदर आपके पास b का स्क्वायर है, इस वाले केस के अंदर आपका b का रूट है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया, आपका जो b ऑप्शन है वो सही हो गया। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। और आप c के निकालोगे तो क्या निकालोगे आप, dv/dt माइनस का इक्वल टू क्या, k2 इंटू में b, k2 इंटू में b, तो यहाँ पर माइनस है तो dv/dt क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का k2 इंटू में b हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का k2 इंटू में b भी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। बस आपको हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आप किस तरीके से अप्रोच करते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन गेट के अंदर भी आया हुआ था, गेट के अंदर क्या क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास, फॉर द रिएक्शन टाइप x गिव्स y, रिवर्सिबल रिएक्शन है, k1 आपको फॉरवर्ड का दिया हुआ है, k इनवर्स आपका बैकवर्ड का दिया गया है। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज, इनके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा आपका एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट है। जो आपको यहाँ पर इसने स्पेसिफाई किया हुआ है, जो आपका x नोट है वो, और जो आपका x है वो क्या है, x नोट तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ x एट t इक्वल टू 0 पे है, और x आपका कंसंट्रेशन एट t इक्वल टू t के ऊपर है। तो आप इसी जो कर देखिएगा कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। गेट के क्वेश्चन में आपको नहीं करा रहा ताकि आप लोगों ने खुद कर देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चन के वापस से आने के चांसेस ज़्यादा है और
पूरे गेट 2013 के अंदर ही आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप लोग अच्छे से कर देखिए। करने का तरीका वही है, रिवर्सिबल स्टेप है, दोनों रिवर्सिबल स्टेप को तोड़कर देखना है। dx/dt वहाँ से भी लिखो, dx/dt यहाँ से भी लिखो, क्योंकि आपसे ऑप्शन के अंदर क्या पूछा गया है कि आपका माइनस का dx/dt क्या है, माइनस का dx/dt क्या है, यानी कि बेसिकली वो आपसे माइनस का dx/dt पूछ रहा है। और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही रिएक्शन दी हुई रिवर्सिबल, हमने तो 3 रिवर्सिबल के लिए कर लिया है। अगर 3 रिवर्सिबल के आगे आपको आता है तो आपको एक रिवर्सिबल के लिए भी आता है। हल्का सा जो इसने नया कंसेप्ट यूज़ किया है, वो इसने क्या कंसेप्ट यूज़ किया है, इसने यहाँ से y को एलिमिनेट किया है। y को एलिमिनेट किस तरीके से आप लोग कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी रिएक्शन x से y हो रही है, t=0 पे इसने क्या दिया आपको, x0 दिया हुआ है। ये आपका 0 रहा होगा इनिशियल के ऊपर, ये t के ऊपर क्या रहा होगा, थोड़ा सा इसमें से कम हो जाएगा। मान लो इसके अंदर से कुछ x कम हो गया, यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका x बन जाएगा। और t के ऊपर जो आपके पास जो बचा रहेगा क्या बच जाएगा आपके पास, x0 माइनस का x। इसको किसके बराबर कहा है इसने, इसको इसके बराबर कहा है, कैपिटल X के बराबर इसने कहा है। यानी कि जो आपका स्मॉल का x है, यानी कि जो आपका स्मॉल x है, ये स्मॉल x किसके बराबर रहेगा आपके पास, x0 माइनस के x के बराबर रहेगा। तो जब भी आपके पास dy/dt आएगा तो यहाँ पर जो आप y की जगह आप x को यूज़ करोगे, कंसंट्रेशन x को यूज़ करोगे, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो x0 माइनस के x के साथ। इस क्वेश्चन को कर देखिएगा, ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। करना कैसे है, इसको ब्रेक करना है 2 स्टेप के अंदर। उसके बाद dx/dt को लिखना है, कैसे लिखोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज़ करके लिखना है। पहले से लिखोगे, कैसे लिखोगे, k1 × में x। उसके बाद दूसरे से क्या लिखोगे आप लोग, दूसरे लिखोगे तो dx/dt आ गया मेरे पास, रिएक्टेंट में था तो माइनस रहेगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट में हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन आपको ब्रेक कर लिखना है। यहाँ से कैसे लिखोगे आप इसको, k−1 × में y। अब इस y को आपको रिप्लेस करना है, कंसंट्रेशन और y को आप रिप्लेस कर सकते हो x0 माइनस के x के साथ। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, रिप्लेस करो। उसके बाद dx/dt को कैलकुलेट करके देखो और चेक करो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको k1 और k इनवर्स दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में शायद k2 है, तो आप यहाँ पर इसको k इनवर्स को k2 मान सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर भी नहीं है। थोड़ी सी लिखते वक्त मिस्टेक हो गई है, लेकिन आप इसको यहाँ पर k2 मान कर लो। आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके पास सही आपके पास गिवन है। तो अभी तक आप लोगों ने रेट लॉ पढ़ लिया, आपने स्टोइचियोमेट्री पढ़ ली, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर आप लोगों ने रेट लॉ को लिखना सीखा, किस तरीके से आप लोग रेट लॉ को लिख सकते हो। अब कुछ फीचर्स देखते हैं, आखिर रेट लॉ के फीचर्स क्या होते हैं, किस तरीके जो उसके एक्सप्रेशन के अंदर है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो आपको पता है कि रेट लॉ के अंदर मे और मे नॉट हैव सिंपल रिलेशन विद स्टोइचियोमेट्री, आप समझ चुके हो। और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो डायरेक्ट रिलेशन होगा स्टोइचियोमेट्री के साथ। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मे और मे नॉट लगाया है, मे और मे नॉट लगाया है। सेकंड क्या है, रेट लॉ मे डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन दैट डज नॉट अपीयर इन द रिएक्शन। ये भी हो सकता है, क्या पता आपकी रेट लॉ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप क्या लिखते हो, रेट इक्वल टू लिखते हो क्या, रेट कांस्टेंट इनटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या लिखते हो, रिएक्टेंट की इन कंसंट्रेशन। अगर आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप किसी कैटलिस्ट को डाल रहे हो और आपकी रिएक्शन को फॉरवर्ड कर रहे हो, तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप रेट को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट को डालते हो और कैटलिस्ट रिएक्शन के एंड के अंदर वापस से रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। तो अगर कैटलिस्ट आपने डाला, रिएक्शन के बाद बाहर निकल गया, तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर तो आपका कैटलिस्ट रहेगा नहीं, लेकिन इनिशियल स्टेप यानी कि पहले स्टेप के अंदर आपका कैटलिस्ट जो है एज ए रिएक्टेंट बिहेव किया। अगर उसने एज ए रिएक्टेंट बिहेव किया तो रेट लॉ क्या डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, कि रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वहां पर आपको कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा, तो आपका रेट कैटलिस्ट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो कैटलिस्ट ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपके पास अपीयर हो ही ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रेट लॉ मे डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन दैट डज नॉट अपीयर इन द रिएक्शन, यानी कि जो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपके पास नहीं दिख रहा लेकिन आपके पास उसके ऊपर वो रेट डिपेंड हो सकता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर कैटलिस्ट लिखा हुआ है, आप समझ जाओ जो जो रिएक्शन आपके पास कैटलिस्ट के अंदर होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास बहुत सारी एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन होती है, बेस कैटलिस्ट रिएक्शन होती है, उस सब के अंदर आपका जो रेट है वो एसिड के ऊपर डिपेंड करता है, एसिड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन को लिखते हुए आप लोग उस एसिड को वहाँ पर नहीं लिखते हो। उसके बाद थर्ड क्या है, इन रेट लो रेट ऑलवेज हैव द सेम यूनिट। अब रेट क्या होता है आपका, किस रेट से आपकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसकी यूनिट तो आपके में सेम ही रहेगी। क्या चेंज होगी आपके पास, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम होती है। क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली यूनिट कहाँ से निकलेगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम से। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की है, टाइम को मैं किस में ले रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड में ले रहा हूँ, तो यूनिट क्या निकल कर आ गई, मोल इंटू में लीटर माइनस लीटर इनवर्स इंटू में सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी यूनिट होती है किसकी, रेट की। अब ये आपकी सेम रहेगी, चाहे आप
फर्स्ट ऑर्डर की बात करो, सेकंड ऑर्डर की बात करो, रेट तो आपका रेट ही है, रेट के अंदर आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, किस रेट से आपकी कंसिडरेशन डिक्रीज हो रही है, तो वो चाहे आपका ऑर्डर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेट कांस्टेंट की और रेट कांस्टेंट जो आपकी यूनिट होती है वो डिफर करेगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, सेकंड ऑर्डर के लिए भी और थर्ड ऑर्डर के लिए भी, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है बट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या आपका ऑर्डर है उसके हिसाब से आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। जो जनरल यूनिट होती है वो क्या होती है रेट कांस्टेंट की, मोल पर लीटर, इसके ऊपर पावर होती है 1 माइनस का 1 इंटू में सेकंड इनवर्स। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, मैं लीटर को ऊपर ले आता हूँ, मोल को नीचे ले आता हूँ, तो मैंने लिख दिया लीटर मोल n माइनस 1 s। इसको याद आप किस तरीके से कर सकते हो, याद करने का तरीका है जैसे आप लोग अल्फाबेटिकली याद करते हो, ABCD पढ़ते हो, ABCDEFGHIJKL KLMN, तो आप क्या बोलते हो KLMN, उसके बाद क्या आएगा MNOPQRS, तो S आपका बाद में आएगा। तो आप सिर्फ इन 4 वर्ड को याद कर लो, क्या LMNS, क्या याद करना आपको LMNS -1 -1 -1 -1, ये आपकी यूनिट होती है जनरली किसकी, रेट कांस्टेंट की। कैसे याद करोगे इसको, याद करने का तरीका वही है, LM ब्रैकेट लगा दो NS -1 ये आपकी यूनिट हो गई जनरल रेट कांस्टेंट की। n की वैल्यू पुट करते रहो, n यहाँ पर क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और मोल m क्या बता रहा है आपको, यहाँ पर मोल बता रहा है, तो ये आपका क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है LMNS -1 ये आपकी जनरल यूनिट होती है ऑर्डर ऑफ, ये जनरल यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की। ऑर्डर की वैल्यू पुट करते रहो, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते रहो। अगर आपकी n की वैल्यू 0 है, अगर आपकी n की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस का 1 हो जाएगा, यूनिट निकल कर आएगी L लीटर पर मोल का -1, सेकंड का -1। n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो 1 - 1 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो इसको पावर पोर्शन हटा दो आप, क्या हो गया सेकंड का इनवर्स हो गया। तो सेकंड इनवर्स तो सबके साथ आएगा, फर्स्ट 0 के साथ आएगा, फर्स्ट के साथ आएगा, सेकंड के साथ आएगा, थर्ड के साथ आएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आपके पास एज इट इज़ है। यहाँ पर सेकंड का इनवर्स आएगा, अगर नोट्स के अंदर यहाँ पर शायद सेकंड का इनवर्स नहीं लिखा हुआ तो आप नोट्स के अंदर इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पर मैंने सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है, शायद यहाँ पर लिखते हुए गलती से रह गया होगा, तो इसको यहाँ पर सेकंड इनवर्स आप कर लेना। तो सेकंड इनवर्स आपके पास हर एक ऑर्डर में आएगा, 0 में भी आएगा, फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन जो आपके पास यूनिट पहली है लीटर पर मोल है, -1 रहेगी, फिर आपकी 0 हो गई, फिर आपके पास 1 हो गई, फिर आपके पास 2 हो गई, और इस तरीके से आपके पास चलते रहते हैं। जनरली आपके पास जो ऑर्डर निकल कर आता है वो सिर्फ 3 तक ही निकल कर आता है, जनरली फोर्थ ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर फोर्थ ऑर्डर के केस के अंदर इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते। जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तब वहाँ बात करेंगे कि आपका ऑर्डर 4 क्यों नहीं होता। तो जनरली आपको 0 के लिए याद करना है, 1 के लिए याद करना है, 2 के लिए याद करना है, 3 के लिए याद करना है, और आप ऐसे एक काम करो, आप जनरल को याद कर लो, जनरल एक्सप्रेशन को याद कर लो। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपने सब चीज़ों के लिए भी याद कर लिया। तो ये इस तरीके से आप लोग यूनिट निकालते हो रेट कांस्टेंट की। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर आपका डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, किस तरीके से आप लोग कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालोगे, कितने टाइम के बाद आपकी कंसंट्रेशन क्या है। ये चीज़ें आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए और मुझे पता है कि आप लोग मास्टर आदमी हो इंटीग्रेटेड रेट लो के अंदर और डिफरेंशिएटेड रेट लो के अंदर, आप लोग ईजिली इन चीज़ों को निकाल लोगे। लेकिन फिर भी हम लोग इसे पढ़ रहे हैं ताकि बेसिकली आपके एक नोट्स तैयार हो जाएँ कि आप लोग हर चीज़ को पढ़ते हुए चलो, साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको सब कुछ, लेकिन थोड़ा तेज हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपके पास 2 टाइप के रेट लो हैं, डिफरेंशिएटेड रेट लो भी हैं और इंटीग्रेटेड रेट लो भी हैं। तो इफ ऑर्डर इज ऑफ रिएक्शन इज नोन देन इंटीग्रेटेड रेट लो इज बेटर। अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप क्या लगाते हो, इंटीग्रेटेड रेट लो लगाते हो। इंटीग्रेटेड रेट लो कौन सा, जो आप पढ़ते हो रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ते हो, सेकंड के लिए पढ़ते हो, थर्ड के लिए पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो 0 के लिए, आप 0 के लिए आप क्या पढ़ते हो, जो आपका AT है वो क्या है A0 माइनस KT है। जो रिएक्शन पढ़ते हो इसको आप क्या बोलते हो, ये आपकी होती है, ये जो आपकी इक्वेशन होती है इसे आप बोलते हो इंटीग्रेटेड रेट लो, जिसके अंदर आप क्या हो चैंपियन हो। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं, लेकिन फिर भी इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है तो आपका इंटीग्रेटेड रेट लो बेटर है। क्यों बेटर है इसकी बात करते हैं अभी। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रीवियस इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, तो उस केस के अंदर आपका डिफरेंशिएटेड रेट लो बेहतर है। डिफरेंशिएटेड रेट लो मे गिव द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पर मे गिव को अंडरलाइन किया क्योंकि मे क्यों लगाया मैंने, इसकी बात भी अभी करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है n इंटू में A गिव्स B, ये n इंटू में आपके पास क्या है, आपके पास रिएक्टेंट है, इससे आपका क्या बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप यहाँ से रेट को कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू क्या -1/n dA/dt इक्वल टू क्या K⁴n। मान लेते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। और जनरली जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो को, जब हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग उसको मान के चलते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्योंकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा आ जाएगा तो आप एक्सपेरिमेंट करने तो बैठोगे नहीं,
जहाँ से आप लोग उसकी ए और बी की वैल्यू निकाल लो, तो आपको उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए। पता होने के लिए आप क्या करते हो, उसको एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेते हो। अगर आपने उसको एलिमेंट्री रिएक्शन मान लिया तो आप पावर को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर रख सकते हो। तो इसलिए आपने इसको क्या रख दिया, ए रेज़ टू द पावर n रख दिया, जो आपके पास क्या है यहाँ पर ये गिवन है। और ये क्या है, बेसिकली आपके पास क्या है, n, ये आपके पास ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू a। उसके बाद आपने क्या किया, इस n को इधर ले आओ, n को आपने इधर ले आए। उसके बाद आपने क्या किया, ये n तो आपके पास क्या है, कोई नंबर आ गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का नंबर होता है। नंबर के आपके पास ये कॉन्स्टेंट था, तो n इंटू में k मिलकर भी क्या बनाएगा, कोई नया कॉन्स्टेंट बनाएगा। तो मैंने इसको कैपिटल K लिख दिया। अब आपके पास ये एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म आ गई। क्या फॉर्म आ गई, माइनस का dA/dt इक्वल टू K ए रेज़ टू द पावर n। ये आपके पास सिंपल सी फॉर्म आ गई। तो या तो आप इसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड रेट निकाल लो, या फिर आप इसको डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही रहने दो। तो कब आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म चाहिए, कब आपको डिफरेंशिएटेड फॉर्म चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जनरली अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपने कैसे इंटीग्रेट किया, ए वाले पार्ट को आप इधर ले आओ, टी को आप इधर ले आओ, तो क्या बन गया, dA/dt आपके पास बन गया dA/A की कंसंट्रेशन, dA/A की कंसंट्रेशन है इक्वल टू क्या, K इंटू में dt। उसके बाद आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, देखिए आपके पास ना तो आपको n का वैल्यू पता है, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर दो टाइप के वेरिएबल हैं। एक तो आपके पास ये n वेरिएबल रहेगा, एक तो आपके पास ये n वेरिएबल जो आपको नहीं पता, ऊपर से आपको रेट कांस्टेंट भी नहीं पता। तो बेसिकली आपके पास इफ ऑर्डर इज नॉट नोन, अगर आपको ऑर्डर नहीं पता, अगर आपको n नहीं पता, अगर आपको n नहीं पता तो आपके पास क्या होगा, इक्वेशन तो आपके पास एक रह गए, लेकिन वेरिएबल आपके पास रह गए दो। दो कौन कौन से, एक तो आपके पास n रह गया और एक आपके पास k रह गया। तो अगर आपको ऑर्डर नहीं पता तो आप इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो, कुछ निकाल ही नहीं पाओगे इस इक्वेशन से। अगर आपको n ही नहीं पता तो आपके पास इक्वेशन तो सिर्फ एक है और वेरिएबल दो हैं। तो इस केसों के लिए अगर आपको ऑर्डर नहीं पता तो उन केसेस के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक अच्छा मेथड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी वो इररेलेवेंट निकल कर आएगी, क्योंकि आपके पास इक्वेशन तो एक है और वेरिएबल कितने हो गए, दो हो गए। तो जब भी आप लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ को पढ़ते हो तो वहाँ पर आप लोग पहले लिखते हो कि मैं इंटीग्रेटेड लॉ निकाल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए। तो आप वहाँ पर पहले से मान के चलते हो कि आपको ऑर्डर पता है, ये ऑर्डर फर्स्ट है, ये ऑर्डर सेकंड है, ये ऑर्डर थर्ड है। लेकिन अगर आपको मैं ऑर्डर ना बताऊँ कि आपका ऑर्डर क्या है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, उसको इंटीग्रेशन करके फिर फायदा नहीं है। तो वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल क्या रहता है, आपके लिए और बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसा नहीं है हमेशा होगा, हो सकता है। आपका जो डिफरेंशियल रेट लॉ है मे गिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, वो कैसे देगा उसकी बात करते हैं। अगर ऑर्डर आपका नोन है तो एक ही इक्वेशन है, n की वैल्यू आपको पता है, अगर आप फिर क्या हो जाएगा, एक ही इक्वेशन एक ही वेरिएबल रहेगा के आपका रेलिवेंट हो जाता है। तो जैसे ही आप डिफाइन करते हो आपका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो वहाँ पर आप लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ को ही लगाते हो। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि गिवन रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो समझ जाओ कि आपको वहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही लगाना है, उस चीज़ को आप पहले से ही समझ जाओ। अब बात करते हैं कि अगर आपको ना दिया हो तो डिफरेंशियल रेट लॉ से आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो रेट इक्वल टू क्या है, K रेज़ टू दी पावर A रेज़ टू दी पावर n। ये आपने कहाँ से लिखा था, ये आपने डिफरेंशिएटेड फॉर्म से लिखा था। कैसे लिखा था, आपका n इक्वल टू A क्या था, प्रोडक्ट बना रहा था, यानी कि आपने क्या लिखा, माइनस का 1/a dA/dt। इसको आपने किसके बराबर लिखा था, K इंटू में A रेज़ टू दी पावर n। ये आपका किसके बराबर था, ये आपके पास था रेट के बराबर था। इसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएटेड फॉर्म बोलते हो। तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ से रेट को ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, K रेज़ टू दी पावर n को ले लिया, तो आपने इसको इसके बराबर रख दिया। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको दोनों साइड से लोग ले लिया। जब आप इसका लोग लोगे तो क्या बन जाएगा, लोग ऑफ रेट इक्वल टू क्या, लोग ऑफ K इंटू में A रेज़ टू दी पावर n। अब आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या, log ऑफ A इंटू में B क्या होता है, आपके पास log ऑफ A होता है। और ये चीज़ें आपको पता भी है, मुझे पता है, आपको पता है, आप टेंशन मत लो। log ऑफ A इंटू में log ऑफ B होती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए क्या, log ऑफ A रेज़ टू दी पावर x है, वो क्या होता है आपके पास, पावर को आप आगे ला सकते हो, x इंटू में log ऑफ A। तो मैंने दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। मैंने इसको खोलने के लिए पहले मैंने इसको क्या लिखा, log ऑफ K, मैंने पहले इसको क्या लिखा, log ऑफ K लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, प्लस का log ऑफ A रेज़ टू दी पावर n। उसके बाद मैंने इस पावर को भी क्या किया, आगे ले आया, पावर को मैं क्या ले आया, आगे ले आया। अब आपके पास ध्यान से देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हो, log ऑफ r मतलब क्या, रेट, log ऑफ r इक्वल टू log ऑफ K इंटू में n log ऑफ A बन गया। तो A आपके पास कोई भी स्पीशीज यानी कि कोई रिएक्टेंट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेट है। तो एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप कंसंट्रेशन को चेंज कर करके देखते रहो, आपका रेट अलग अलग निकलता रहेगा। कंसंट्रेशन को चेंज करो, रेट अलग जो आएगा रिपोर्ट कर लो, कंसंट्रेशन को चेंज करो, रेट को रिपोर्ट करो, कंसंट्रेशन को चेंज करो, रेट को रिपोर्ट करो। तो अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर आप लोग अलग अलग रेट को इजीली निकाल सकते हो। और सेकंड चीज़ आपके पास जो है, अगर आप इस डबल लोगरिथम इक्वेशन को देखो, तो अगर आप इसको कंपेयर करो किससे, स्टेट डायनामिक इक्वेशन, यानी कि अगर आप इसको y बोलो,
अगर आप इसको क्या बोलो x बोलो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा। तो बेसिकली ये आप इसको स्टेट लाइन, स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, y = mx + c को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपने जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि ए की कंसंट्रेशन आपने बदली, जो आपका रेट निकल कर आया, आपने ए की कंसंट्रेशन फिर कुछ बदली, आपका फिर से रेट निकल कर आया, फिर आपने बदली, फिर आपका रेट कुछ और निकल कर आया, तो उसकी हेल्प से आपने क्या बनाया, आपने ग्राफ बनाया। अब क्योंकि आपका रिलेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह, तो आपके पास जो डबल लोगरिथम ग्राफ आएगा, यानी कि log r और log ऑफ a, यानी कि दोनों की दोनों वेरिएबल्स का आपने log लिया हुआ है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, डबल लोगरिथमिक प्लॉट बोलते हो, यहाँ पे दोनों की दोनों आपका क्या है, log है। तो अगर आपको आपने ए को चेंज किया तो आपका log r जो चेंज होगा, आपका कैसे चेंज होगा, वो लीनियरली चेंज होगा, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ सकता है आपका। अब आप लैब में कर रहे हो, आपने ए की कंसंट्रेशन को चेंज किया, आपका रेट चेंज होगा, आपने फिर चेंज किया, आपका रेट फिर चेंज होगा। आपने पॉइंट्स को यूज़ किया, आपने ऑब्जर्वेशन को लिख लिया कि आपके इस ए के ऊपर आपकी ये आर है, इस ए के ऊपर ये आर है, फिर आपने log ए को निकाला, log r को निकाला और उसका ग्राफ प्लॉट किया। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, तो ये डिफरेंशियल रेट लॉ की हेल्प से आप लोग सिर्फ एक ही इक्वेशन से आप ऑर्डर भी निकाल सकते हो और रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ गया, तो इसके यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, स्लोप आपका क्या होता है, m होता है। तो स्लोप, ग्राफ का स्लोप क्या होगा, n के बराबर होगा, यानी कि ऑर्डर के बराबर होगा। और जो आपका c होता है, इसको आप क्या बोलते हो, y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट y की वो वैल्यू जहाँ पर आपका x 0 हो। तो x 0 कहाँ होता है आपका, यानी कि x 0 यहाँ पर होती है। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा प्लॉट होगा, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है y इंटरसेप्ट। इसे आप क्या बोलते हो, y इंटरसेप्ट बोलते हो। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली ये हुआ कि जो log r है और log a है, इसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ गया, तो उस ग्राफ की हेल्प से आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो और रेट कांस्टेंट को भी बता सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आप लोग एक्सपेरिमेंट के लैब के अंदर कर रहे हो, लैब में आपने a को चेंज किया, r निकाला, a को चेंज किया, r निकाला, तो हो भी सकता है कि आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना आए। अगर ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तो ना तो आप n निकाल पाओगे, ना ही आप के निकाल पाओगे, तो कुछ फ़ायदा उसका भी नहीं होगा। तो डिफरेंशिएटेड रेट लो मे गिव रेलिवेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है मे वर्ड का यूज़ किया था, जहाँ में मैंने आप देख सकते हो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, मे गिव का मैंने यहाँ पर यूज़ क्यों किया है, अगर आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया तो वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, लेकिन अगर आपके पास वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तो आपको वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, और वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिस ग्राफ शुड बी लीनियर टू गेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये ग्राफ लीनियर आ गया, तो स्लोप से आप निकाल सकते हो ऑर्डर, इंटरसेप्ट से आप क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, फ्रॉम डबल लोगरिथमिक प्लॉट ऑफ log r एंड log a वी मे डिटरमाइन ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट एट स्लोप आपका n है, और आपका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log ऑफ k हो जाएगा। इसका एंटी log लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट कांस्टेंट भी आपका निकल कर आ जाएगा। तो अभी तक की बातों के अंदर हम लोगों ने समझा कि आखिर डिफरेंशिएटेड रेट लो क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, कब आपको डिफरेंशिएटेड को यूज़ करना है, कब आपको इंटीग्रेटेड को यूज़ करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपका इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए। आपको ये सब चीज़ें पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार उससे गो थ्रू हो जाते, ताकि आपकी हर एक चीज़ यहाँ पर, और आपके नोट्स भी आपके इकट्ठे हो जाएं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से नोट्स को उठाइए, नोट्स को आप इकट्ठे करते रहिए और उनको पढ़ते रहिए। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।